हेलो दोस्तों, इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक प्रदेश या भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक प्रदेश, या बोल सकते हैं इसको भू आकृति प्रदेश। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर कि फिजियोग्राफी होता क्या है, यानी फिजियोग्राफी मीन्स यानी इसका अर्थ क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोग्राफी का अर्थ। फिजियोग्राफी का अर्थ है पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी आदि का आकार एवं विकास को ही क्या कहा जाता है, फिजियोग्राफी कहा जाता है। अब यहां पर फिजियोग्राफी को जानने के लिए हमें पर्वत की शेप कैसे होती है, प्लेटू जो है उसकी शेप कैसे होती है, प्लेन जो है उसकी शेप कैसे होती है, और हिल्स जो है उसकी शेप कैसे होती है, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। जैसे हम बात करें यहां पर, सबसे पहले बात करते हैं कि माउंटेन जो है यानी पर्वत जो है उसकी आकृति कैसी होती है, बिल्कुल एक शंकुनुमा आकृति में, जिसके ऊपर क्या होगी, चोटी होगी, यानी आप बोल सकते हैं पिक होगी, और जिसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है 1000 मीटर से अधिक हो, तो वो क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है, यानी माउंटेन कहलाता है। दूसरी अगर हम बात करें यहां पर, पहाड़ी कैसी होती है, बिल्कुल सेम एक शंकुनुमा आकृति में, बिल्कुल पर्वत की तरह, जिसके ऊपर क्या हो, चोटी हो यानी पिक हो, लेकिन साथ में क्या, उसकी ऊंचाई में अंतर आ जाएगा। जैसे उसकी ऊंचाई की अगर बात करें, हाइट की अगर बात करें, तो 1000 मीटर से क्या हो, कम हो, तो वो क्या कहलाएगी, पहाड़ी कहलाती है, यानी हिल्स कहलाती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, पठार कैसा होता है, प्लेटू कैसा होता है, बिल्कुल ऊपर से कैसा होगा, समतल होगा, यानी फ्लैट होगा, समतल होगा, ऊपर कोई भी चोटी नहीं होगी, बिल्कुल मेज के समान समतल। लेकिन ऊंचाई की अगर बात करें, तो ऊंचाई अगर बात करें हम यहां पर 600 मीटर से अधिक होगी, अधिक हो, तो वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है, या बोल सकते हैं प्लेटू कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, प्लेन कैसे होते हैं, मैदान कैसे होते हैं, बिल्कुल समतल होते हैं, लेकिन जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें 100 मीटर से 200 मीटर से अधिक, तो वो क्या कहलाएगा, मैदान कहलाएगा, यानी आप बोल सकते हैं प्लेन कहलाएगा। यानी ऊपर से कैसा होगा, वो भी आप कह सकते हैं समतल होगा। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन अराइज होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माउंटेन है और जो प्लेटू है, पठार है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है कि जो प्लेटू जो होगा यानी माउंटेन जो होगा, पर्वत जो होगा, उसके ऊपर क्या होगी, चोटी होगी। उसकी हाइट भी कितनी होगी,
1000 मीटर से अधिक होगी, जबकि प्लेटू जो होगा वो बिल्कुल ऊपर से कैसा होगा, समतल होगा, लेकिन उसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो सकती है, यानी 1000 मीटर से भी अधिक हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, लेकिन यहां पर ऊपर से वो कैसा होगा, समतल होगा, फ्लैट होगा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, प्लेटू कहा जाता है, पठार कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करें यहां पर हिमालय पर्वत की, हिमालय पर्वत की ऊंचाई भी कितनी है, लगभग 6000 मीटर है, लेकिन उसकी खास बात क्या है, उसके ऊपर क्या है, चोटी है। तो ये दोनों में क्या है, मेन डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें यहां पर ये जो पर्वत है, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, पहाड़ी है, ये हमारे इंडिया के कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर एक एक करके हम बात करते हैं कि कितने भाग पर पर्वत हैं, कितने भाग पर आप बोल सकते हैं पहाड़ी हैं, मैदान हैं। जैसे हम बात करें यहां पर पर्वत जो है लगभग 11% है। पठार की अगर बात करें तो लगभग आप बोल सकते हैं यहां पर 28% है। मैदान की अगर बात करें तो 43% है, और पहाड़ी की बात करें लगभग 18% पर पहाड़ी पाई जाती है। तो इस प्रकार से पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी आदि का आकार और विकास क्या कहलाएगा, फिजियोग्राफी कहलाता है, यानी इसका भू-आकृतिक क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत यानी जिसको आप बोल सकते हैं हिमालयाज माउंटेन, ये लगभग हमारे 17.9% भाग पर फैला हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करें गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज का मैदान, ये भी कितने भाग पर फैला हुआ है, लगभग 17.7% भाग पर फैला हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत, लगभग 38.5% भाग पर फैला हुआ है। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहां पर थार का मरुस्थल 15.4% भाग पर फैला हुआ है। द्वीप समूह की अगर बात करें 0.3% भाग पर फैला हुआ है। अगर हम यहां पर बात करें मध्य उच्च भूमि, इसकी अगर बात करें तो 10.4% भाग पर फैला हुआ है, और तटीय क्षेत्र की बात करें या मैदान की बात करें तो ये भी 10.4% पर फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये सभी चीजों जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें किसकी जानकारी देती हैं, ये फिजियोग्राफी की हमें जानकारी देती है। यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे कितने प्रतिशत भाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है, तो लगभग बोल सकते हैं 43% पर मैदान पाए जाते हैं। पर्वत अगर पूछा जाए तो कितने, 11% भाग पर। पठार अगर पूछे जाए तो 28%, और पहाड़ी अगर पूछी जाए तो कितने, 18%। इसी प्रकार से यहां पर हिमालय पर्वत का विस्तार कितने प्रतिशत पर है, आप बोल सकते हैं 17.9%। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज का मैदान 17.7%। प्रायद्वीपीय भारत जो है 38.5%, मध्य उच्च भूमि और तटीय क्षेत्र 10.4%, और थार का मरुस्थल 5.4%, और द्वीपीय समूह 0.3% भाग पर विस्तृत है। अगर हम एक मैप के द्वारा इनको हम जानने की कोशिश करें तो देखिए किस प्रकार से ये दर्शाई गई है। जैसे हम बात करते हैं यहां पर
देखो यहां पर जो हिमालय पर्वत है, यहां पर हिमालय पर्वत जो है, हिमालय माउंटेन है, ये कितने प्रतिशत भाग पर है? 17.9% भाग पर है। ये यहां पर क्या है? हिमालय पर्वत। इसके बिल्कुल ठीक नीचे यहां पर ये बड़ा भाग, ये है गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज का मैदान। कितने प्रतिशत है ये? 17.7%। इसी तरह अगर बात करें, ये मध्य है, उच्च भूमि है, मध्य उच्च भूमि, ये 10.4% है। यहां पर बात करें डेजर्ट ऑफ थार, यानी थार का मरुस्थल, ये कितने प्रतिशत भाग पर है? 5.4% भाग पर है। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहां पर, ये देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं इसको। ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया जो है, इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहा जाएगा? प्रायद्वीप कहा जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं इसको पेनिनसुलर, यानी आप बोल सकते हैं प्रायद्वीप। यानी यहां पर कौन सा क्षेत्र है? अरेबियन सी है, यानी यहां पर अरब सागर है। यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल। यहां पर क्या है? हिंद महासागर। जो क्षेत्र तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहा जाएगा? प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये कितने प्रतिशत है? 38.5%। इसी तरह बात करें यहां पर, ये देखिए, ये तटीय क्षेत्र है, जो आप कह सकते हैं समुद्र के साथ का जो क्षेत्र लगता है, उसे क्या बोलते हैं? तटीय मैदान या तटीय क्षेत्र कहा जाता है। ये कितने प्रतिशत है? आप बोल सकते हैं 10.4%। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर क्या है? लक्षद्वीप। ये सब क्या है? द्वीप हैं। और ये कितने प्रतिशत भाग पर हैं? 0.3% भाग पर। तो इस प्रकार से आप यहां पर एक एक करके आप सभी क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं। यहां पर कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे ज्यादा भाग पर कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत। सबसे कम भाग पर कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है, तो आप बोल सकते हैं जो द्वीप हैं या द्वीप समूह जो हैं, वो क्या है? सबसे कम भाग पर फैले हुए हैं। कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि थार का मरुस्थल जो है, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा फैला हुआ है, तो आप कैसे कितने प्रतिशत भाग पर वो फैला हुआ है, तो आप बोल सकते हैं 5.4% भाग पर फैला हुआ है। तो इस प्रकार से आप ये सभी क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है या भारत के भूआकृतिक प्रदेश जो हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है? भारत के भौतिक प्रदेश या भूआकृतिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश, जिसको आप बोल सकते हैं नॉर्थर्न माउंटेन
सेकंड की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, यानी इसको बोल सकते हैं ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड, तो यहां पर अगर बात करें हम इसको बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, यानी पेंसुलर प्लेटू। इसी प्रकार फोर्थ नंबर पे आता आपका तटीय मैदान, यानी कोस्टल प्लेन। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप। तो इस प्रकार से भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश से संबंधित। इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत अगर बात करें हम हिमालय पर्वत की, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालय पर्वत से संबंधित। अब देखिए हिमालय पर्वत से संबंधित ये इंडिया का मैप है और यहां पर देखिए ये हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत जो है जम्मू कश्मीर से लेकर यहां पर अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। अगर हम बात करें यहां पर नंगा पर्वत से लेकर, तो यहां पर अगर बात करें हम नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। अगर हम नदी से संबंधित बात करें, सिंधु नदी से लेकर यहां पर कौन सी नदी होगी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। लगभग आप ये कह सकते हैं 2400 किलोमीटर की लंबाई में, लेंथ कितनी होगी? 2400 किलोमीटर की लंबाई में सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक एक तलवार की भांति हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई की अगर बात करें तो 240 से 320 किलोमीटर। अगर हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो लगभग 6000 मीटर क्या इसकी ऊंचाई है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां पर इस हिमालय पर्वत को नवीन बलित पर्वतमाला भी कहा जाता है, जो विश्व की सबसे लंबी नवीन बलित पर्वतमाला के नाम से जानी गई है। यहां पर अगर हम बात करें, इस हिमालय पर्वत का अब भी विस्तार हो रहा है, यानी अब भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि 10 सेंटीमीटर से भी अधिक, आप कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर से अधिक प्रतिवर्ष इसकी ऊंचाई आप कह सकते हैं बढ़ रही है, यानी ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर जो हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत की
यहां पर पश्चिम में ये क्या है, ज्यादा चौड़ा है। पश्चिम में क्या है, ये पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है। लगभग आप बोल सकते हैं 500 मीटर क्या इसकी चौड़ाई है यहां पर। अगर यहां पर पूर्व की बात करें, पूर्व में कम चौड़ा है लगभग 200 मीटर। अब पूर्व में कम चौड़ा है क्योंकि यहां पर दबाव जो है वो ज्यादा है, और दबाव ज्यादा होने के कारण यहां पर ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, यानी ऊंची ऊंची क्या है, चोटियां हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हिमालय, आप कह सकते हैं हिमालय में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी, यहां पर बोल सकते हैं आप उसको माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। लेकिन यहां पर 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में अगर बात करें, यहां पर 1999 ईस्वी में जब इसकी हाइट मापी गई तो इसकी ऊंचाई मिली 8,850 मीटर। इसी प्रकार से यहां पर अगर बात करें हिमालय के पूर्व में स्थित सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो कौन सी होगी, नामचा परवा। आप कह सकते हैं नामचा परवा जो है हिमालय की पूर्वी भाग में सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 57 मीटर। अगर बात करें हिमालय के पश्चिम में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बोल सकते हैं नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है उसको, और इसकी हाइट है 8126 मीटर। और इसी भाग में ही आप बोल सकते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है, केवल ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, और इसकी हाइट कितनी है 8595 मीटर। लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में या हिमालय पर्वत में स्थित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर है K2, या बोल सकते हैं इसको गाडविन ऑस्टिन, या बोल सकते हैं इसको गाडविन ऑस्टिन। ये किस क्षेत्र में पड़ती है, या आपकी पड़ती है POK यानी पाक ओपाइड कश्मीर में पड़ती है, और पाक ओपाइड कश्मीर में इसे क्या नाम दिया गया है, यानी गाडविन ऑस्टिन को, या आप कह सकते हैं जो K2 है इसको नाम क्या दिया गया है POK में, तो इसका नाम रखा गया है चागोरी। कहां पर बोला जाता है इसको, POK में चागोरी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश में हिमालय पर्वत से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब यह आता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत दिया गया था, जिसको बोला गया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और यह सिद्धांत दिया गया था जर्मनी के जलवायु भूगोलवेता, जिनका नाम था वेगनर, उसने 1920 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। यानी आप बोल सकते हैं हिमालय की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत का जो नाम था वो क्या था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, या बोल सकते हैं
कॉन्टिनेंट थ्रिफ्ट थ्योरी। ये किसके द्वारा दिया गया? 1920 ईस्वी में जर्मनी के जलवायु भूगोलवेत्ता वैगनर के द्वारा अब यहां पर वैगनर महोदय ने क्या बताया? 1920 में जो सिद्धांत दिया गया, इस सिद्धांत के अनुसार वैगनर महोदय ने क्या बताया कि प्राचीन समय में पृथ्वी के जितने भी भूखंड थे, यानी आज से लगभग बोल सकते हैं, आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के जितने भी भूखंड थे, यानी महाद्वीप जो थे, जैसे हम बोल सकते हैं यहां पर मान लीजिए एशिया महाद्वीप, यहां पर मान लीजिए यूरोप महाद्वीप, यहां पर मान लीजिए आपका उत्तरी अमेरिका, यहां पे मान लीजिए आपका दक्षिणी अमेरिका, यहां पे मान लीजिए आपका अफ्रीका, यहां पे मान लीजिए आपका ऑस्ट्रेलिया, यहां पे नीचे मान लीजिए आपका अंटार्कटिका। ये सभी महाद्वीप जो थे या पृथ्वी का जो भूखंड था वो आपस में जुड़ा हुआ था, ऐसा वैगनर महोदय ने बताया। और वैगनर महोदय ने बताया कि सभी जो आपस में जुड़े हुए थे इनको कहा गया था पेंजिया। क्या बोला गया इनको? पेंजिया। पेंजिया कहा गया। इसके चारों ओर एक बहुत मात्रा में जल मिला, यानी जल का बहुत बड़ा भाग मिला, और इस जल के बहुत बड़े भाग को उन्होंने नाम दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा पैंथालासा। पैंथालासा। एक जो भूखंड जो थे, यानी महाद्वीप जो थे, यानी धरती का जो हिस्सा था, उसको क्या, जो आपस में जुड़ा हुआ था, उसको क्या बोला गया? पेंजिया कहा गया। और जो उसके चारों ओर जल का विस्तार मिला, उसको क्या बोला गया? पैंथालासा कहा गया। अगर हम यहां पर बात करें, समय बीतता गया और समय बीतने के साथ एक युग आया, जिस युग का नाम था अंतिम ट्रेसिक युग। उस युग के अंदर अगर बात करें, ये जो पेंजिया जो था, इस पेंजिया में क्या होना शुरू हो गया? विभाजन होना शुरू हो गया। यानी इस पेंजिया का जो भाग था ये टूटना आरंभ हो गया, और टूटने के बाद देखिए, टूटने के बाद ये दो हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा अगर हम बात करें यहां पर, जिसको नाम दिया गया, आप बोल सकते हैं लारेशिया, लारेशिया, और या बोल सकते हैं उसको अंगारा लैंड। जो उत्तर का भाग था उसको बोला गया लारेशिया या अंगारा लैंड, और दूसरा नीचे का जो भाग था, यानी दक्षिण में जो भाग था, उसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। उत्तर का जो भाग निकल कर आया पेंजिया से, उसको क्या बोला गया? लारेशिया या अंगारा लैंड, और दक्षिण का जो भाग निकल कर आया उसे बोला गया गोंडवाना लैंड। यहां पर अगर बात करें, ये लारेशिया नाम किसके नाम पे पड़ा? तो यहां पर आप बोल सकते हैं उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में लारेशिया पर्वत है, उस पर्वत के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया? लारेशिया रखा गया। अंगारा लैंड नाम कहां से आया? अंगारा लैंड आया साइबेरिया, साइबेरिया में स्थित अंगारा नदी के नाम पे। साइबेरिया में स्थित अंगारा नदी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? अंगारा लैंड। और लारेशिया कहां से आया? तो उत्तरी अमेरिका में लारेशिया जो पर्वत है उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? लारेशिया।
सबसे पहले अंगारा लैंड शब्द का प्रयोग, यानी आप बोल सकते हैं अंगारा लैंड शब्द का प्रयोग 1880 ईस्वी में, बोल सकते हैं आप, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्विस ने इस अंगारा लैंड शब्द का प्रयोग किया था। इसी तरह से अगर बात करें इस लारेशिया या अंगारा लैंड में कौन कौन से पार्ट शामिल हुए, तो इस अंगारा लैंड के अंदर अगर हम बात करें यहां पर एशिया, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद अगर हम बात करें यूरोप, इन हिस्सों को क्या किया गया, शामिल किया गया। या बोल सकते हैं एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप इसके हिस्से बने। इसी प्रकार यहां पर कौन कौन सी प्लेटें बनी, एक यहां पर प्लेट बनी उत्तरी अमेरिकी प्लेट आप बोल सकते हैं। यहां पर एक प्लेट यहां पर जो बनी उसका नाम था उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और दूसरी प्लेट की अगर बात करें तो आप बोल सकते हैं यहां पर यूरेशियन प्लेट। तो दो प्लेटों का भी यहां पर क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसी तरह गोंडवाना लैंड जो है, इस गोंडवाना लैंड का आप कह सकते शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1870 ईस्वी में भारतीय भूवैज्ञानिक ओफिस्ट मेंटल ने किया। और इस गोंडवाना लैंड जो है इसका जन्म कहां से हुआ, तो ये शब्द आया गोंड जनजाति से, जो कहां पर थी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से ये गोंडवाना लैंड यहां पर उत्पन्न हुआ था। इसके बाद अगर हम बात यहां पर करें इस गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ, तो इसमें शामिल होने की बात करें दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, इनको क्या किया गया, शामिल किया गया। इसी तरह से यहां से प्लेट कौन कौन सी आई, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इन प्लेटों का यहां पर क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में क्या हुआ, देखिए यहां पर अंगारा लैंड और अगर यहां पर हम बात करें गोंडवाना लैंड, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर एक प्लेट यहां पर जो थी उसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये थी अंगारा लैंड के अंतर्गत, जो आप कह सकते हैं काफी भारी थी और भारी होने के कारण वो नीचे की तरफ चली गई। गोंडवाना लैंड जो था इसमें जो प्लेट थी उसका नाम था यूरेशियन प्लेट। इस
यूरेशियन प्लेट की अगर बात करें तो यूरेशियन प्लेट क्या थी? हल्की प्लेट थी। तो हल्की प्लेट जो थी आप कह सकते हैं ये ऊपर की तरफ उठी, और ऊपर की तरफ उठ जाने के बाद यहां पर कुछ ट्रेंच हुआ, यानी आप बोल सकते हैं कुछ गड्ढे से बने, और उसकी हाइट बढ़ गई। हाइट इसलिए बढ़ी क्योंकि यहां पर जो इंडो ऑस्ट्रियल प्लेट जो थी वो काफी भारी थी। काफी भारी होने के कारण उस प्लेट का क्या हुआ, वो प्लेट क्या होगी? अक्षेपित होगी, यानी नीचे की तरफ चली गई। और जो हल्की प्लेट जो थी वो इससे टकरा करके ऊपर की तरफ उठ गई। उठने के बाद यहां पर बीच में इस भाग में यहां पर एक तेथिस सागर, यानी तेथिस सागर का निर्माण हुआ, और इस तेथिस सागर को आप एक भूसंगति भी कहा जाता है, यानी जियो सिंक्लाइन भी कहा जाता है, यानी भूसंगति भी कहा जाता है। और ये भूसंगति जो था इसमें क्या हुआ, जो यहां पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का जो दबाव बना, दबाव बनने के बाद यहां पर क्या हुआ, जो कंकड़ पत्थर जो थे वो दबाव के कारण बाहर निकले, और निकलने के बाद उसमें क्या हो गया? ट्रेंच हो गई, यानी आप कह सकते हैं दरारें आ गई। तो उसके बाद यहां पर एक इस प्रकार की आकृति का जन्म हुआ, यानी वलयाकार, यानी आप बोल सकते हैं वृत्त या मोड़दार आकृति का जन्म हुआ। और यही मोड़दार आकृति क्या कहलाई? हिमालय पर्वत। यानी ये जो मोड़दार आकृति थी यही क्या कहलाई? हिमालय पर्वत। यानी हिमालय पर्वत क्या है? नवीन बलित पर्वतमाला है, नवीन बलित पर्वतमाला है। नवीन बलित पर्वतमाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय पर्वत का आज भी क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण इस महाद्वीपीय विस्थापन से